ये जो लेटेस्ट अटैक हुआ है ईरान पर इसराइल की तरफ से, जस्ट 2 days आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट टू इसराइल, कैसा क्या कुछ लिंक आपको नज़र आता है? देखिए, लिंक तो मुझे ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ये बात थी, इसराइल और अमेरिका ओवर कॉन्फिडेंस में थे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था वो इसलिए बुलाया गया था कि नेतन्याहू के साथ वो खड़े होके जैसे आगे कुछ होने वाला है जिसमें नेतन्याहू विजेता होंगे, इस तरह की कोई प्लानिंग थी। लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई और उस प्लानिंग में जो ईरान ने, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हुई है कि ईरान ने अपना रिस्पांस डिले नहीं किया। पिछली बार 2 दिन के डिले से इजराइल ने जीत क्लेम कर ली थी, आज तक कर रहा था, लेकिन आज वो नहीं कर सकता है। आज तुरंत रिस्पांस दिया ईरान ने। तो ईरान की जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स द वॉर ऑफ परसेप्शन, जो परसेप्शन की लड़ाई है, वो जो ईरान ने समझा। और मैं जब ईरान गया था तो मैंने भी देखा था वो लोग इस पे काम कर रहे थे कि जो मीडिया की लड़ाई होती, नैरेटिव की लड़ाई होती, उस पे काम हो रहा था। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण उभर के सामने आई है कि किस वक्त मारना है। तो ये इस जंग का क्या नतीजा निकल सकता है? क्योंकि बातचीत हो रही थी, जो आप समझते हैं कि रोग स्टेट जो है इसराइल जो है पूरे दुनिया में आइसोलेशन में है, और ये इस तरह का जो अटैक जो किया गया है, तो उसके पीछे क्या मकसद क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, इसराइल की साख गाजा जेनोसाइड से लगभग 50% 60% चली गई थी और वो लौटी नहीं कभी जी। और जो बची खुची थी वो उसकी सेना पे थी जी। और जब सेना मतलब उसके पास जो साजो सामान है, जो टेक्नोलॉजी है, जो दूसरों को मारने की, और तो वो जब उसका हरास हो गया और उसको ईरान ने प्रूव कर दिया है कि ईरान ज़्यादा भारी पड़ गया है इसराइल पे, अब क्या रह जाएगा बताइए? जब आपके पास अंदर कुछ है नहीं, आप जेनोसाइड आपने किया हुआ है, उसके बाद आपके हथियार भी आपके पास नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने आपको धूल चटा दी थी और आज ईरान ने चटा दी। तो इसके बाद इसराइल का देखिए डाउनफॉल है। इसराइल एज अ नेशन वो ख़त्म होगा आने वाले 5-10 सालों में, उसका वजूद मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो ईरान में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, पब्लिक का एक जो पोर्शन है वो ऑन द स्ट्रीट था। अब ये जंग से जो है वहाँ पर जो एक फैक्टर है जो मुजाहिदीन खल्क का है, मुजाहिदीन खल्क का जो फैक्टर है वो उन्होंने सपोर्ट तो किया था इस्लामी इनकलाब को, लेकिन उसके बाद उनको कोई हिस्सा नहीं मिला, पावर शेयरिंग में जो है उनके साथ नहीं हुए। तो उसके बाद से वो जो है मोबिलाइज हो रहे हैं। और जो अभी जो हालिया जो हुए थे ज़बरदस्त जो स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशन हुए थे जिसमें कहीं जाने गई, तो अब इसको ये पूरा जो सीनेरियो है इंटरनल और एक्सटर्नल, उसको किस तरह से ये करते हैं, एनालाइज करेंगे आप? देखिए, मुजाहिदीन खल्क की समस्या ये है कि वो पॉपुलर सपोर्ट उसने तभी खो दिया था जब उसने ईरान में इराक को सपोर्ट किया 1980 से 1989 जो वॉर हुई थी, इराक को सपोर्ट करके उसने अपने भी सपोर्टर्स को एलिनेट कर दिया था। उसके बाद वो वेस्टर्न पावर्स की गोद में खेलने लगा। 79 के पहले का जो खल्क ये जो था MEK जो पहले था, वो 79 के बाद का बिल्कुल अलग हो गया और आज की तारीख में वो एक मोसाद और CIA का मोहरा बना हुआ है। तो इसलिए देखिए, उसका वही वजूद है जब तक उसके आका जब तक पैसा दे रहे हैं, जब तक ट्रेनिंग दे रहे हैं, तब तक वो है। अदरवाइज उसका कोई ऐसा वो नहीं। अच्छा, मैं ईरान में था जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो मैंने देखा कि उस समय जो बाजारी लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, जो जेन्युइन लोग थे, वो अपनी समस्याओं के बारे में बात करना चाह रहे थे और बात हुई भी थी। लेकिन उसके बाद ये वायलेंस जो शुरू हो गया, जिसमें खुद मतलब मैं ताज्जुब करता हूँ कि वाकई ईरान की पुलिस ने और सारी फोर्सेस ने कितना रिस्ट्रेन किया, अपने को संभाल के चले, क्योंकि उसमें ऐसी वारदातें हुई हैं कि जो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स हैं उनको ये जो CIA मोसाद के लोग थे, इन्होंने गोली मार दी। कई बार घटनाएं हुई हैं, 2000 से ऊपर ऐसी मौतें हुई। तो वो बात ईरान सरकार जो कह रही है उसको मैं ज़्यादा सही मानता हूँ। और जो ट्रम्प कह रहा है कि 32,000 प्रोटेस्टर्स मार दिए, अच्छा, ये संख्या हमेशा बदलती रहती है। 12,000 से शुरू हुई थी, फिर ये 32,000 पहुँची, फिर कभी वो रज़ा पहलवी वाला जो चैनल है ईरान इंटरनेशनल, वो 70,000 कह देता है, फिर वो वापस। तो इस पर कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। सवाल यहाँ पर यही है
कि ईरान की हुकूमत बरकरार है और उसने अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दिया। अच्छा, अब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब विजिट कर आए, लास्ट टाइम भी जो है कंडेम नहीं किया था, इसराइल के मामले में उन्होंने कंडेम नहीं किया। अब ये लेटेस्ट इशू पर किस तरह से आप देखते हैं, क्या कंडेमेशन आएगा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई? देखिए, कंडेमनेशन पता नहीं आएगा कि नहीं, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक बात है कि UNHRC में इन्होंने ईरान का सपोर्ट किया था, भारत ईरान के पक्ष में वोट दिया था जब ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन आया था ह्यूमन राइट्स। अब उसके बाद फिर ये चले गए यहाँ इजराइल में और ये कह रहे हैं कि भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑटोनोमस है, वो सबको साथ लेके इक्विडिस्टेंस वाली है। हाँ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो ठीक है भाई, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है तो आप सबके साथ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कांड हुआ है, जो पहले इजराइल अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, इसको तो आपको कंडेम करना चाहिए। अगर आप इसको कंडेम नहीं करते हैं तो फिर और ज़्यादा एक्सपोज होंगे। तो देखिए, ये भी मुझे लग रहा है कि ये सरकार भी अभी जिस रास्ते पे जा रही है, जिस कंफ्यूज स्थिति में, उसमें इसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है और ये भी ढलान की तरफ। बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा साहब, सालार चैनल से बात करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी इंसाइट्स दिए। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर।